अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान रिबेका अब्दुल। जिस तरह हम सभी जानते हैं कि इस वक्त रियल इस्टेट में बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है और आई थिंक पाकिस्तान की तरक्की में अगर हम ये बात कहें कि रियल इस्टेट अपना बड़ा अहम रोल प्ले कर रही है तो ये किसी सूरत गलत बात नहीं होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान की एक खूबसूरत शक्ल जो है वो पूरी दुनिया देख रही है। और ये कोई आसान काम नहीं है, मुझे बताते हुए और शायद आपको सुनते हुए ये बड़ा आसान काम लग रहा है। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे होते हैं ना रियल इस्टेट में, आप कभी उनसे जानिए कि ये कितना मुश्किल काम है। दिन रात मेहनत करने के बाद जो है वो एक खूबसूरत घर, एक खूबसूरत बंगला, मॉल तैयार होता है। आज मैं आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रही हूँ, यकीनन वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज उनसे कुछ सवालात करने का मुझे मौका मिला है। इस्लामाबाद रियल इस्टेट इलेक्शंस जो हैं वो हुए और इन्होंने जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट विनिंग जो है वो हासिल की, जिसके लिए सबसे पहले तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं। हमारे साथ मौजूद है सरदार ताहिर महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत मुबारक हो। अगर हम ये कहें कि बहुत ही प्रोमिनेंट आपकी विनिंग थी तो वो किसी सूरत गलत नहीं होगा। जी बेशक। आप पिछले 4 साल जो हैं वो आप इस चीज़ का हिस्सा रहे, बड़े प्रोमिनेंट रहे और ये इलेक्शंस भी जो है आपने अपने नाम कर लिए। सर, सबसे पहले तो आप अपने देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी रियल एस्टेट कम्युनिटी का। पिछले 4 साल में हमने रियल एस्टेट के सेक्टर में जितना भी काम किया, जितनी मेहनत की और इस्लामाबाद की रियल एस्टेट एसोसिएशन को एक ब्रांड के तौर पे मुतारिफ़ कराया पूरे मुल्क में। और चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का कंस्ट्रक्शन पैकेज हो या FBR के साथ मामलात हों, वैल्यूएशन टेबल्स की रिवीजन हो या वैल्यूएशन टेबल बनाने हों, टैक्सेस को रैशनलाइज करवाना हो, तो इस सब में इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन ने ख़ुसूसी तौर पर और फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के, मैं चूँकि उसका भी प्रेसिडेंट हूँ, तो उसने बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इसी वजह से लोगों ने इस कंटिन्यूस जो लोगों की सपोर्ट रही, वो इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि आप वैसे जिस वक्त आप रिपीट कर रहे हों या दोबारा इलेक्शन के लिए आप अपने आप को लेके आते हैं तो लोग आपको वैल्यूएट करते हैं कि आपने पिछले 4 साल में क्या परफॉर्म किया। तो हमने पिछले 4 साल में दिन रात लोगों के लिए अवेलेबल है। बहुत सारी रिफॉर्म्स हम लेके आए। CDA में हमने ट्रांसफ़र के मैनुअल्स में चेंजेस करवाई। लोगों को ट्रांसफ़र करवाने के लिए जो जाया करते थे हमारे अलॉटी हजरात या सेलर या बायर, तो उनके लिए बहुत सारी हमने आसानियाँ CDA मैनुअल में चेंजेस करवा के उनको लेके दी। हमारे जो रियल एस्टेट एजेंट थे उनको हमने एक रिकग्निशन दी CDA में, हाउसिंग फाउंडेशन में या दीगर हाउसिंग के जितने प्रोजेक्ट्स थे उन तमाम में भी। तो अब एज ए स्टेक होल्डर हमने मनवाया रियल एस्टेट एसोसिएशन को FBR के सामने भी, कायमा कमेटीज़ के सामने भी, चाहे वो नेशनल असेंबली की हों, सेनेट की हों या इसके अलावा हमारे जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट रही है उनके साथ नेगोशिएशन के अंदर भी हमने रियल एस्टेट के हवाले से जो गुज़श्ता गवर्नमेंट ने एक थिंक टैंक बनाया था, तो हम जो फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से और इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हम उस थिंक टैंक का पार्ट थे। और हमारी इनपुट से जो कंस्ट्रक्शन का पैकेज है वो जिस हालत में हमने देखा और पिछले 3-4 साल में जितना लोगों ने इसके अंदर काम किया, ये इतने आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स आपको जो नज़र आ रहे हैं, तो वो इस कंस्ट्रक्शन पैकेज के मरहूने मिन्नत थे। तो इनकी मौजूदगी में हमने बहुत सारा काम किया। उसी काम को देखते हुए लोगों ने दोबारा हमारे ऊपर एतमाद का इजहार किया कि हम इसी टीम को चाहते हैं कि ये आगे भी परफॉर्म करे। तो हमारा मुश्किल सूरत हाल से इस वक्त रियल एस्टेट का सेक्टर गुजर रहा है। इसकी इस वक्त ज़रूरत है, एक तजर्बाकार टीम की ज़रूरत थी जिसको इसके बारे में नो हाउ भी हो और इदारों से काम कराने का तजर्बा भी हो। तो लिहाजा, हालांकि ये आपको पता है बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है, आपको अपना फैमिली का टाइम, अपना बिज़नेस का टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमारे इस्लामाबाद चैम्बर हो या मुल्क के दीगर चैम्बर्स हो, वहाँ 1 साल के लिए जो प्रेसिडेंट आता है वो अगले साल नेक्स्ट ईयर में वो नहीं होता, वो चेंज होता है। इस वजह से कि बहुत बड़ा बिज़नेस आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपका जो टाइम है एक्चुअली वही आपका मनी है। तो हमने यही फ़ैसला किया सारी कम्युनिटी के इसरार पे
कि हम दोबारा कंटेस्ट करें। तो जब हमने दोबारा कंटेस्ट किया तो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और मैं इसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ इस्लामाबाद की रियल एस्टेट कम्युनिटी का। इस वक्त अब तकरीबन 2800 के करीब हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स थे। उन तमाम वोटर्स ने ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया पूरे शहर से। और आप पिछले कुछ दिन, जितने दिन 22 दिसंबर को ये इलेक्शन हुए हैं, तो उससे पहले आप देखें कि एक इस्लामाबाद में फेस्टिविटी या एक फेस्टिवल जैसा समा था कि हर जगह के ऊपर होर्डिंग्स और स्ट्रीमर्स और लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और ऑन देयर ओन लोगों ने विदाउट एनी यानी मेरे कहने पे नहीं, बल्कि लोगों ने अपनी मोहब्बत से इतना ज़बरदस्त तरीके से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया कि हर रियल एस्टेट एजेंट ने ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। इसी नतीजे में अल्लाह ताला ने ये लैंडस्लाइड जो विक्ट्री है वो दी है। तो इसके बाद हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। सरदार साहब, जिस तरह भी आपने बड़ी प्यारी बात कही है कि ऑफ कोर्स ये एक मुश्किल काम है और सेक्रीफाइस आपको अपना पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और इसके अलावा आपका जो और काम है उसको भी आप सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन लोगों की जो मोहब्बत, ऑफ कोर्स हम भी इस फील्ड का हिस्सा हैं और हमने जो देखी, लोगों ने आपको प्यार दिया, बट आई थिंक यू आर द वन हु डिज़र्व दिस रिस्पेक्ट और आप हमेशा से लोगों के साथ लॉयल रहे हैं। तो आई थिंक वही ट्रस्ट जो आप की टीम्स और लोग आप पर करते हैं वही आप उनको रिटर्न में देते हैं। बताइएगा सर कि अब जो 4 साल आपने सारा कुछ किया, चले वो तो हो गया, अब आने वाला जो वक्त है उसमें आप क्या कुछ नया जो है वो लोगों के लिए लाने वाले हैं? देखिए जी, इंशाल्लाह हमारा जो प्लान है आने वाले वक्त में, इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू है वो FPR के टैक्सेस हैं, जो लास्ट बजट में बड़े इर्रेशनल किस्म के टैक्सेस लगे, उनको हमने रैशनलाइज करवाना है। चाहे वो डीम्ड रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स है 7E या एडवांस टैक्स है जो 1% था पहले फाइलर के लिए, वो 2% हो गया, और नॉन फाइलर के लिए जो 2% था वो 7% तक, अप टू 7% चला गया है। 236C 236K, तो ये नंबर ऑफ़ मतलब वैसे भी हम तकरीबन 70 के करीब मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस पे कर रहे होते हैं। तो ये बड़े, पाकिस्तान का जो टैक्स का निज़ाम है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है और दुनिया में वन ऑफ़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स आप इसको कह सकते हैं कि 70 के करीब टाइप के आप टैक्सेस एक ही वक्त में पे कर रहे होते हैं हर चीज़ के ऊपर, और हर तरीके से आप टैक्स पे करते हैं। तो ये रियल एस्टेट का भी शोबा इसी तरह है कि इसके साथ अलाइड 70 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ चलती हैं अगर रियल एस्टेट का शोबा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। इस सेक्टर ने कोविड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ये वाहिद सेक्टर था जिसने जॉब क्रिएशन भी की और लोगों के उस मुश्किल सूरत हाल में, मुश्किल वक्त में लोगों का साथ दिया और लोगों ने सरवाइव किया। अब भी हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है और जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं हमारे ओवरऑल कंट्री की, उसमें हेल्प कर सकता है ये सेक्टर। यही सेक्टर है जिससे हम फ़ॉरेन FDI को अट्रैक्ट कर सकते हैं, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। अगर हमें थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाए और रेगुलेशंस हमारे थोड़ी सी इनपुट लेके बनाए जाएं और टैक्सेस को रैशनलाइज कराया जाए। चूँकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो टैक्सेस हैं ये डिविडेंड हैं ट्रांजैक्शंस का। जब ट्रांजैक्शन होगी तो आपको उसके नतीजे में आपको रेवेन्यू कलेक्शन होगी, लेकिन जब आप इसको इतने ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा देंगे तो फिर ट्रांजैक्शन नहीं होगी और नतीजे के तौर के ऊपर आपको रेवेन्यू कलेक्शन में भी बहुत सारे मसाइल का सामना होगा। तो हम बाहर जाके, जैसे आज ये हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अब वो रोड शोज़, बाहर जाके एग्ज़िबिशंस प्लान करके लोगों का सरमाया जो एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको फैसिलिटीज़ दी जाएं, उनको रेगुलेशंस आसान किए जाएं, तो फिर ये मुमकिन है। इस तरफ हमने तवज्जो दे के इंशाल्लाह ये काम करवाना है। और हमारे रियल एस्टेट के लोगों के सर्विस चार्जेस का एक बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान जिस वक्त DNFBP में ग्रे लिस्ट में था, तो रियल एस्टेट सेक्टर ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए हमने डे नाइट एफर्ट की। हमने एजुकेट किया अपनी कम्युनिटी को कि हमें एज ए DNFBP रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होंगे तो हमारा मुल्क इस ग्रे लिस्ट से निकल सकता है। उसमें वो भी बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, हमने उसको सिंप्लीफाई किया
कि एक रियल स्टेट एजेंट को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम ना करना पड़े। और चूँकि ह्यूमन रिसोर्स हर एक रियल स्टेट एजेंट के पास नहीं होता कि एक उसके लिए आप अलहदा से DNFBP को ऑपरेट करने उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए एक अलहदा आप एम्प्लॉय रख सकें, सारे लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो हमने उसको बहुत सिंप्लीफाई किया ताकि और उसको फिर एजुकेट किया अपने लोगों को मुख्तलिफ सेमिनार्स के ज़रिए पूरे मुल्क में। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ औकात के अंदर रिस्क असेसमेंट कैसे आपने करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रियल स्टेट का सेक्टर था उसने बेहतर परफॉर्म किया। इस वजह से हम ग्रे लिस्ट से भी हमारा मुल्क निकला है। तो फ्यूचर में भी हम गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करना चाहते हैं। हमें एज ए स्टेक होल्डर साथ लेके चलें, हम वाइबल सोल्यूशन निकाल के देंगे जिसमें विन विन सिचुएशन होगी। गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू कलेक्शन में आसानी होगी और हमें काम करने की भी सहूलत होगी और लोगों के लिए जॉब क्रिएशन भी होगी। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकती वो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। आज हम LCs नहीं खोल सकते, प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारी इंपोर्ट है तो वो इंपोर्ट के लिए LCs नहीं ओपन हो रही। ये सारी मुश्किलात दूर करने के लिए हमें यहाँ मिल के बैठ के स्टेक होल्डर से मुशावरत से पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी। इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी इस मुश्किल सूरत हाल से निकल आएगा इंशाल्लाह। सर आपके लिए बहुत सी बेस्ट विशेस, बिकॉज़ जिस तरह से आप अच्छा काम करते चले जा रहे हैं सालों से, और हम आपको जो है वो बहुत सी बेस्ट विशेस देते हैं और हमारी बहुत सी होप्स हैं कि ये जो आने वाला टाइम है, जितना टाइम आप रहेंगे, कुछ ना कुछ नया तो ज़रूर होने वाला है और कुछ बेहतर होने वाला है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। वक्त है आपसे इजाज़त का, और यकीनन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन रही। बहुत अच्छा लगता है जब एक शख्स को आप खुद चुनते हैं और आप होपफुल होते हैं कि यही शख्स आपके लिए जो है वो कुछ ना कुछ बेहतर करेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।